अगर मैं कहूँ कि पूरा हिंदी व्याकरण सिर्फ शब्द पर टिका है तो, क्योंकि बिना शब्द के न तो वाक्य बन सकता है और न ही भाषा। और आज की क्लास के बाद शब्द वाला चैप्टर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पिछली क्लास में हमने वर्णमाला चैप्टर पूरा किया था और अब हम व्याकरण के अगले सबसे जरूरी चैप्टर शब्द को शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ आसान ट्रिक्स और एग्जाम्पल भी बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शब्द। बचपन में हम सबने शब्द पढ़ा है, आप डेफिनेशन भी इसकी जानते होंगे। अगर मैं पूछूं आपसे कि शब्द आखिर होता क्या है, तो आप कहेंगे कि जो शब्द होता है वो वर्णों का समूह होता है। तो क्या ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी कि वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। मैंने लिखा यहाँ पर क न म और इसको एक लाइन से यानी शिरोरेखा से मैंने जोड़ दिया। तो क्या ये एक शब्द बन गया? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसका अर्थ ही नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, रीअरेंज करती हूँ इसको, तो ये बनता है नमक। क्या ये एक शब्द है? बिल्कुल है। अब ये शब्द क्यों नहीं है और ये शब्द क्यों है? तो क्योंकि जो पहला जो ये लिखा मैंने, ये वर्णों का जो समूह लिखा, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम इसे शब्द नहीं कह सकते। लेकिन जो दूसरा वर्णों का समूह मैंने लिखा, इसका एक अ, अर्थ होता है, इसलिए इस समूह को हम शब्द कह सकते हैं। तो इसकी जो शब्द की जो प्रॉपर परिभाषा होगी वो क्या होगी? वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। सिर्फ हमें वर्णों का समूह नहीं चाहिए होता है, वो जो समूह होता है उसका एक मीनिंग भी, अर्थ भी निकलना चाहिए, उसे ही हम शब्द कह सकते हैं। जो ये शब्द होता है, ये मैं जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी, व्याकरण का जो इंट्रोडक्शन हमने लिया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो शब्द होता है वो अर्थ के आधार पर किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर बोला है कि जो शब्द है वो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब आप मुझे बताइए कमेंट में कि लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये थी हमारी शब्द की परिभाषा। अब बात करते हैं हम शब्दों के वर्गीकरण की, या जो शब्दों के भेद होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। शब्दों के वर्गीकरण, जो शब्दों का वर्गीकरण हम करते हैं उसके अलग अलग आधार होते हैं। तो वो कौन से आधार हैं? जो शब्दों का वर्गीकरण होता है वो चार आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर करते हैं हम? चार आधार इसके होते हैं। वो कौन से होते हैं? जो सबसे पहला है वो है उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, या फिर आप कह सकते हैं स्रोत के आधार पर। दूसरा जो भेद है या वर्ग आधार है वो है रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा आधार है विकार या प्रयोग के आधार पर। और जो चौथा आधार है वो है अर्थ या फिर सार्थकता के आधार पर। ये शब्दों का वर्गीकरण करने के कुछ आधार हैं। तो जो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा जाता है। रचना और बनावट के आधार पर 3 भेद किए जाते हैं। विकार और प्रयोग के आधार पर इसके 2 भेद किए जाते हैं और अर्थ के आधार पर भी शब्दों के 2 भेद किए जाते हैं। अब इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। शब्द के कितने भेद होते हैं और कौन से भेद होते हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो उत्पत्ति और स्रोत का जो आधार है उसके आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा जाता है। कौन से है वो? पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, विदेशज या विदेशी शब्द, और पांचवा होता है संकर शब्द। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला भेद है तत्सम। तत्सम होता क्या है? तत्सम शब्द क्या होते हैं?
तत्सम का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होगा तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, यानी इसके शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो तत्सम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है उसके समान। जो तत्सम शब्द होते हैं, आपको पता है जो हमारी हिंदी भाषा है वो संस्कृत से विकसित होकर आई है। संस्कृत जो है वो उसकी आदि जननी भाषा है। तो वे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन हम हिंदी में उन्हें ज्यों के त्यों, यानी जैसे वे संस्कृत में प्रयोग होते हैं वैसे ही हम उन्हें हिंदी में भी प्रयोग कर लेते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसके उदाहरण हम लिखें तो जैसे संस्कृत में कहते हैं अग्नि, हिंदी में भी हम अग्नि का प्रयोग करते हैं। पक्षी, वानर, क्षेत्र, ये सभी शब्द क्या है, ये संस्कृत में है लेकिन हम इनको हिंदी भाषा में ही ऐसे का ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये शब्द क्या है, ये तत्सम शब्द है। अब जो दूसरा भेद है वो है तद्भव। तद्भव का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है तत् प्लस भव। तत् का मतलब होगा यहाँ पर उसमें और भव का मतलब होगा परिवर्तन हुआ, यानी वो शब्द जिसमें परिवर्तन हुआ। ये संस्कृत के वो शब्द हैं जिनमें थोड़ा बहुत चेंज करके परिवर्तन करके वो हम हिंदी में उन्हें प्रयोग करते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने तत्सम के एग्जाम्पल में अभी पढ़ा अग्नि, अग्नि में जब परिवर्तन हुआ तो बना आग। क्षेत्र, क्षेत्र में थोड़ा परिवर्तन होकर क्या बना, खेत बना। वानर, वानर में परिवर्तन होकर क्या बन गया, बंदर बन गया। तो जो शब्द संस्कृत के शब्दों में थोड़ा बहुत चेंज करके परिवर्तन करके बनी है और हिंदी में हम उनका प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम, तत्सम शब्दों में परिवर्तन करके जो शब्द हिंदी में बोले जाते हैं, हिंदी में बोले जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, वो शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द वो कहलाते हैं। तो जो ये है ये क्या है, ये तत्सम शब्द हैं क्योंकि ये संस्कृत के हैं, संस्कृत में बोले जाते हैं और इनमें थोड़ा परिवर्तन हुआ, ये हिंदी में बोले जाते हैं तो ये क्या हुए, ये तद्भव शब्द हुए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि तत्सम शब्द कौन से हैं, कुछ एग्जाम्पल आपको दे दिए जाते हैं और हमें बताना होता है कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा है या तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसकी जो तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं इनकी पहचान हम कैसे करते हैं। तत्सम और तद्भव, जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें जो संयुक्त व्यंजन होते हैं श, त्र, य और श, जहां पर आपको ये संयुक्त व्यंजन दिख जाते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। संयुक्त व्यंजनों के अलावा आपको श, अण और जहां पर आपको री की मात्रा, री की मात्रा जहां पर आपको नजर आएगी वो क्या होगा, वो तत्सम शब्द होगा। जो पदेन, जहां पर आपको पदेन या फिर रेफ, पदेन र या जो रेप होता है वो आपको जहां पर नजर आएगा वो कौन से शब्द होंगे, वो तत्सम शब्द होंगे। ये पदेन और रेप क्या होता है, दो शब्द होते हैं, एक होता है कर्म, एक होता है कर्म। जो क के नीचे पैरों में जो ये र लगा हुआ है ये है पदेन र, र के रूप होते हैं ये, रेप और पदेन। तो जो पैरों में नीचे लगता है किसी वर्ण के वो होता है पदेन और जो ऊपर ऐसे करके हम लगाते हैं वो होता है रेप। तो जहां भी आपको पदेन या रेप र के रूप नजर आएंगे वो कौन से शब्द होंगे, वो तत्सम शब्द आप नहीं कह सकते हैं। और इनके अलावा जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार जहां पर आपको दिखेगा वो भी हमारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये थी हमारी तत्सम शब्दों की पहचान। अब हम बात करते हैं तद्भव शब्दों की पहचान की। तत्सम तद्भव शब्दों को कैसे पहचाना जाए।
जो तद्भव शब्द होते हैं वहां पर आपको अनुनासिक अनुनासिक आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु जहां पर होगा वो क्या होगा, वो तद्भव शब्द होगा। इनके अलावा जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं अड़ और अढ़, ये दोनों जहां होंगे वो तद्भव शब्द होंगे। इनके अलावा सभी संख्याएं सिर्फ एक को छोड़कर, क्योंकि जो एक होता है वो तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों में गिना जाता है, इसलिए एक को छोड़कर जितनी भी हमारी संख्याएं हैं 2 3 4 5 वो सभी क्या होती हैं, वो तद्भव होती है। तो ये थी तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के कि हम उनको कैसे पहचानें। अब बात करते हैं हमारे तीसरे भेद की, जो है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज का संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो बनता है देश प्लस ज। देश का मतलब देश और ज का मतलब होता है जन्मा, यानी शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो इसका मतलब होगा देश में जन्मा। अगर मैं कहूँ तो जो देशज शब्द होते हैं इनकी उत्पत्ति या फिर जो स्रोत होता है, इनकी उत्पत्ति या स्रोत का कोई भी इतिहास स्रोत के इतिहास का ज्ञान नहीं होता है हमें, कि जो देशज शब्द होते हैं वो बने कैसे हैं, इनका ज्ञान हमें नहीं होता है। जैसे कुछ शब्द हैं खटिया, लोटा, डिबिया, धड़ाम, टांग, खिचड़ी और खिड़की। ये शब्द क्या है, ये हमारी बोलचाल की भाषा में हम इन्हें प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता ये कैसे बने हैं। तो ये देश में हमारे जन्मे हैं, इसलिए ये क्या है, ये देशज शब्द कहलाते हैं। अब चौथा जो भेद है वो है विदेशज या विदेशी शब्द। ये क्या होते हैं? इसका भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद में हमें मिलेगा विदेश प्लस ज, यानी विदेश में जन्मा। ये जो शब्द क्या होते हैं, ये हिंदी भाषा के नहीं है बल्कि दूसरी भाषाओं के हैं। दूसरी भाषाओं के ये शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं। जैसे भारत में बहुत से आक्रमणकारी आए, मुगल आए, ईरानी आए, फारसी आए, अंग्रेज आए, तो उनके आगमन के साथ ही वो कुछ ऐसे शब्द यहाँ पर छोड़ गए जिनका हम आज भी हिंदी भाषा में बड़ी ही आसानी से और सरलता से प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही शब्द क्या होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो क्या होते हैं, विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में डॉक्टर, इंजीनियर, ये दोनों शब्द क्या हैं, ये इंग्लिश भाषा के, अंग्रेजी भाषा के हैं। इसी तरह जो चाय है, चीनी, चीकू, ये ये शब्द क्या है, ये चीनी भाषा के शब्द हैं। और किताब, अलमारी, जो भी आपको लगे दूसरी भाषाओं से हम के हैं, वो सभी शब्द क्या होंगे, वो विदेशी शब्द होते हैं। इसके बाद जो पांचवा भेद है हमारा वो है संकर। संकर शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द वो होते हैं जो दो अलग अलग भाषा के शब्दों के जुड़ने से बनते हैं। शब्दों के जुड़ने से जो एक नया शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, जो रेल है ये इंग्लिश का शब्द है, हम इसे ऐसे लिखते हैं रेल, और जो गाड़ी है वो हिंदी का शब्द है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों के जो शब्द मिले तो एक नया शब्द बना रेलगाड़ी, तो ये एक संकर शब्द है। इसी तरह टिकट घर, ये भी संकर शब्द है, दो भाषाओं से मिलकर बना है। इसके अलावा वर्षगांठ, जो वर्ष है वो संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का है। फलदार, उड़न तस्तरी और छायादार, ये सभी शब्द क्या है, दोनों दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जब जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बनता है, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। तो ये थी हमारे उत्पत्ति
या स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद। बाकी के जो भेद हैं उन्हें हम अगली क्लासेस में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।